हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, क्वासी एरोमेटिसिटी और होमो एरोमेटिसिटी की कुछ डेफिनेशंस। आज हम देखने वाले हैं इन्हीं सब फिनोमेना के एप्लीकेशन पार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एसिडिटी का, तो एरोमेटिसिटी का एसिडिटी की डिटर्मिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम कंपेरिजन करें पहले वाले में साइक्लोपेंटाडाइन की एसिडिटी, तो यहाँ पर ये जो H है ये काफ़ी एसिडिक है। रीज़न इज क्योंकि जब इसका एसिडिक प्रोटॉन निकलेगा तो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो वाया रेजोनेंस, वो भी सैक्लिक रेजोनेंस, ठीक है, स्टेबिलिटी पाएगा, जिसको हम एरोमेटिसिटी भी बोलते हैं। तो ये रिंग काफ़ी एरोमेटिक हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन बगल वाली रिंग से करें, इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। जब ये रिंग एरोमेटिक होगी तो ये वाला डबल बॉन्ड जो इसके साइड वाली रिंग का है ये इसमें आ जाएगा। मतलब साइड वाली रिंग अपनी एरोमेटिसिटी का कुछ हिस्सा साइक्लोपेंटाडाइन को देगी, तब जाके वो एरोमेटिक होगी। तो मतलब एक रिंग का नुकसान होगा तब जाके एक रिंग का फायदा होगा। जबकि हम थर्ड केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोनों रिंग को अपना एक एक बॉन्ड इसको देना पड़ेगा एरोमेटिक करने के लिए। उसके बाद बीच वाली रिंग एरोमेटिक होगी, मतलब लेफ्ट और राइट वाली दोनों रिंग ही खराब हो जाएंगी, नॉन एंटी एरोमेटिक हो जाएंगी, तब जाके बीच वाली रिंग एरोमेटिक होगी। तो अगर हम तीनों का कंपैरिजन करें तो जब यहाँ बीच वाली रिंग एरोमेटिक होती है तो साइड की दोनों रिंग खराब हो जाती हैं। जब ये वाली रिंग एरोमेटिक होती है तो एक रिंग खराब होती है, डिस्टर्ब होती है। मतलब मेरे काटने का मतलब ये है कि डिस्टर्ब होती है। जबकि जब ये रिंग एरोमेटिक होती है तो यहाँ किसी का भी नुकसान नहीं होता। तो ऑब्वियसली बात है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट करेगा जो बेस के साथ, वो पहला कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि ये वाला H काफी एसिडिक है, बेस तुरंत इसका एसिडिक प्रोटॉन निकाल देगा और यहाँ पर स्टेबिलिटी दे देगा। जबकि ये वाला रिंग एरोमेटिक तो है, पर ये एरोमेटिक जब होती है तो दोनों को डिस्टर्ब करके एरोमेटिक होती है। इसी को हम कहते हैं एनिलेशन इफेक्ट। एनिलेशन का मतलब होता है कि जब एक एडजेसेंट रिंग अपनी एरोमेटिसिटी का कुछ हिस्सा किसी और रिंग को दे दे उसकी स्टेबिलिटी के लिए, उसकी एरोमेटिसिटी के लिए, उसको आप एनिलेशन इफेक्ट भी बोलते हो। ठीक है, नीचे वाले कंपाउंड की अगर बात करें तो साइक्लोपेंटाडाइन की रिएक्शन अगर पोटेशियम से होती है तो क्या ये रिएक्शन होगी? बिल्कुल होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये बेस है और बेस यहाँ पर जैसे ही इसके एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगा, या आप कह सकते हो कि पोटेशियम क्या करेगा, अगर पोटेशियम मान लो दो पोटेशियम दो इलेक्ट्रॉन देंगे और ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस वाले HCH के सिग्मा स्टार में, तुरंत ये CH छोड़ के चला जाएगा। और जब ये छोड़ के जाएगा तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो तुरंत एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि वो रेजोनेंस में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये रिएक्शन पोटेशियम के साथ, सोडियम के साथ या किसी और मेटल के साथ, है ना, रिएक्ट कर सकती है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर सकती है। रीजन इज क्योंकि जो आपकी स्पीसीज फॉर्म हो रही है यहाँ पर काफ़ी स्टेबल है और एरोमेटिक है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करें साइक्लोप्रोपीन की तो ये रिएक्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि साइक्लोप्रोपीन को जैसे ही पोटेशियम इलेक्ट्रॉन देगा, इसकी मतलब क्या कह सकते हो आप, साइक्लोप्रोपीन का जैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा पोटेशियम, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा खराब सिस्टम बन गया, क्योंकि ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया। एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल होता है तो ये रिएक्शन हुई ही नहीं। सिमिलरली यहाँ पर भी साइक्लोहेप्टाट्राइन में जैसे ही पोटेशियम या सोडियम इसके एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगा और हाइड्रोजन गैस निकालेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव चार्ज ये तो अनस्टेबल हो रहा है, क्योंकि ये भी कैसा हो रहा है, ये भी एंटी एरोमेटिक हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों रिएक्शन देखने को नहीं मिलती हैं। जबकि ऊपर वाली रिएक्शन बड़ी तेजी से होती है, ऊपर वाली रिएक्शन के अंदर स्टेबिलिटी मिल रही है, यानी प्रोडक्ट एरोमेटिक होने जा रहा है। अगर हम बात करें इन तीनों की कि बताइए सिल्वर नाइट्रेट के साथ कौन जल्दी से रिएक्ट करेगा, तो सिल्वर नाइट्रेट Ag जो है AgNO3 का Br के साथ मिलकर AgBr का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। तो अगर AgBr को लेके जाएगा तो इन तीनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो पहले वाले में साइक्लोप्रोपीनियम आयन बनेगा जो कि काफी एरोमेटिक है। उसके बाद अगर बात करें साइक्लोहेप्टाट्राइन, ये भी एरोमेटिक है, दोनों ही एरोमेटिक है। लेकिन ये जो रिंग है आपकी बड़ी वाली फिर भी नॉन प्लेनर हो सकती है घूम के, क्योंकि बड़ी रिंग है तो ये अपनी एरोमेटिसिटी को लूज कर सकती है किसी न किसी तरीके से। लेकिन छोटी रिंग काफी फ्लैट है जिसमें करंट काफी तेज चलेगा, और करंट अगर तेज चलेगा तो उससे स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी, तो इसकी रिएक्शन की स्पीड काफी तेज होगी। जबकि ये वाला जो लास्ट वाला कंपाउंड है साइक्लोपेंटाडाइन, इसका जो कैटायन बनेगा ये हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है, तो इससे रिएक्शन होगी नहीं। भाई जो अनस्टेबल सिस्टम बन रहा है तो इससे रिएक्शन क्यों होगी, ये कह दो आप बहुत स्लो होगी, ये कह सकते हो। ठीक है, तो रेट कैसा हो गया, सबसे फास्ट इससे, क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी बहुत तेज है, इसके अंदर तो हो ही नहीं रही, कहना चाहिए होगी नहीं। रीजन क्यों, यहाँ पर एंटी एरोमेटिक सिस्टम जनरेट होगा जब Br यहाँ से निकल जाएगा। बात करें कि डील्स एल्डर, अगर कोई कहे कि बताइए डील्स एल्डर में इन दोनों में से कौन सा जो सिस्टम है वो एज अ डाइन पार्टिसिपेट करेगा, तो अगर मैं बात करूं पायरोल की,
तो पायरोल तो डाइन बन ही नहीं सकता। रीजन इज क्योंकि इसके लोन पेयर तेजी से रेजोनेंस में रहेंगे, और अगर ये तेजी से रेजोनेंस में रहेंगे तो ये डबल बॉन्ड बार बार कन्वर्ट होते रहेंगे, आपके एक जगह से हिलते रहेंगे, डबल सिंगल बनता रहेगा, सिंगल डबल बनता रहेगा, कॉन्जुगेशन होता रहेगा, तो ये डाइन तो फिक्स ही नहीं रहेगी। और डाइन अगर फिक्स रही नहीं तो डाइन पार्टिसिपेट कैसे करेगी, डाइनोफाइल इस पर अटैक कैसे करेगा, या ये डाइनोफाइल पर अटैक कैसे करेगी, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। तो अटैक होगा ही नहीं, तो रिएक्शन होगी नहीं। देखो हम बात करें फ्यूरान की, तो फ्यूरान में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है रिलेटिवली, तो ये अपने लोन पेयर इतनी आसानी से नहीं दे पाता है, इसकी वजह से ये हिस्सा एज ए डाइन पार्टिसिपेट कर जाता है डील्स-एल्डर के अंदर। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो आपको फ्यूरान की रिएक्शन तो देखने को मिली है, ठीक है, लेकिन आपको पायरोल की रिएक्शन एज ए डाइन देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर H की जगह पे लगा दूं कोई ऐसा ग्रुप जो इसके लोन पेयर को बाहर खींच ले, COR टाइप का, तो इससे ये वाला हिस्सा जिसके लोन पे अंदर नहीं जा पाएंगे और ये अपनी डाइन बन जाएगी और ये फिर आराम से डील्स-एल्डर के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती है। नहीं तो एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, बताइए कौन सी रिंग है इसके अंदर जो एज ए डाइन अच्छी काम करेगी या तेजी से रिएक्शन देगी डील्स-एल्डर के अंदर, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो एरोमेटिक होगा वो स्लोली पार्टिसिपेट करेगा या पुअरली डील्स-एल्डर के अंदर रिएक्शन देगा, ठीक है। तो मतलब कह भी सकते हो कि डील्स-एल्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी, है ना, ये बात गलत नहीं है, ये बात ठीक है, ठीक है, ये बात कही जा सकती है। नेक्स्ट बात करें, इन दोनों में अगर पता है कौन ज़्यादा एसिडिक है, दोनों से आप एसिडिक प्रोटोन निकाल दीजिए। जैसे ही दोनों से एसिडिक प्रोटोन निकालोगे, दोनों ही सिस्टम खराब बनने जा रहे हैं, कारण कि दोनों ही कैसे हैं, एंटी एरोमेटिक हैं। लेकिन बड़ी रिंग फिर भी बड़ी है तो वो ट्विस्ट होके अपनी जो प्लेनिटी है उसको चेंज कर सकती है, जिससे ये एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक हो जाएगी। जबकि छोटी रिंग फिक्स है, रिजिड है, ये अपनी प्लेनिटी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी और ये गंदी की गंदी बनी रहेगी, मतलब अनस्टेबल की अनस्टेबल बनी रहेगी, जिससे ये वाला रिलेटिवली कह सकते हैं दोनों ही बुरे हैं, पर ये फिर भी ठीक रहेगा क्योंकि ये अपनी प्लेनिटी को डिस्टर्ब कर सकता है, मतलब अपनी एंटी एरोमेटिसिटी को खत्म कर सकता है, ठीक है। एंटी एरोमेटिक से क्या बन सकता है, ये नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक फिर भी बेटर है, एंटी एरोमेटिक मोस्ट अनस्टेबल सिस्टम है पूरी केमिस्ट्री का, ठीक है। अगर हम बात करें इन दोनों की इन तीनों की बेसिसिटी की, तो इसके लोन पेयर तो बिल्कुल ही नहीं मिलने वाले। रीजन क्योंकि इसके लोन पेयर तो रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं पायरोल की, तो पायरोल में नाइट्रोजन के लोन पेयर तो अवेलेबल ही नहीं है, ये तो डिलोकलाइज हो रखे हैं रिंग के अंदर, तो ये अवेलेबल ही नहीं है, तो ये लीस्ट बेसिक होने जा रहे हैं। लेकिन अगर बात करें हम इन दोनों की, तो जो पिरिडीन है, पिरिडीन के जो लोन पेयर है वो आपके sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में है, ठीक है, और ये रेजोनेंस पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जबकि इसके जो लोन पेयर हैं sp3 के अंदर है, एस कटर इसमें 25% है, इसके अंदर 33.3% है। तो जितना ज्यादा एस करेक्टर होता है, न्यूक्लियस की पकड़ उस पर उतनी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। H+ को सबसे आराम से कौन दे पाएगा, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन, फिर उसके बाद sp2, और ये तो देगा ही नहीं क्योंकि ये इसके लोन पेयर तो चले गए कहाँ, रेजोनेंस के एरोमेटिसिटी के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है, एरोमेटिक सेक्सटेट को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं, अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। इस पर हमला होगा कैसे। सिमिलरली क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है तुमसे, बताइए किसमें डीहाइड्रो हेलोजिनेशन तेज होगा, मतलब एलिमिनेशन, बेस की वजह में एलिमिनेशन किसमें फास्ट होगा। तो अगर हम ऐसे 3 सिस्टम ले लूँ, ये BrH है, एक Br यहाँ पर है और एक खाली Br ले लें, तो सबसे फास्ट इसमें होगा H और Br। क्यों, क्योंकि जैसे ही H और Br निकलेंगे ये बेंजीन बन जाएगी, और बेंजीन एरोमेटिक होती है तो इसकी स्पीड फास्ट रहेगी। इसमें अगर हम H और Br निकालेंगे तो ये कॉन्जुगेटेड डाइन बनेगी, ये भी ठीक है, पर बेंजीन से तो खराब ही है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं आ रहा, सिंपल एक डबल बॉन्ड आ रहा है, तो स्पीड इसी क्रम में चलेगी। सबसे अच्छा ये, फिर उसके बाद ये वाला, और अगर खाली हम साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड ले लें तो सबसे लास्ट में आएगा। अगर वो तुमसे कहता है इन दोनों में बताइए कौन सा डील-एल्डर के अंदर ज़्यादा अच्छी डाइन बनेगी, तो फिर से अगर डाइन फिक्स है, रिजिड है, तो डाइन जल्दी पार्टिसिपेट करेगी। लेकिन डाइन अगर एरोमेटिसिटी के अंदर बिजी हो रखी है, रेजोनेंस में बिजी है, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी डील-एल्डर में, क्योंकि डाइन फाइल फिर अटैक क्या करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसको अगर हम तोड़ें प्रोपोन को, तो यहाँ ये तो पूरा का पूरा एरोमेटिक हो रखा है, और जब ये एरोमेटिक हो रखा है तो इसमें तो डीलोकेशन होता रहेगा, और अगर इसमें डीलोकेशन होता रहेगा तो ये तो फिक्स ही नहीं है, तो ये डाइन बनेगी कैसे, जबकि ये सिस्टम नहीं टूटेगा। क्यों, क्योंकि अगर ये इसको तोड़ोगे आप तो ये एंटी एरोमेटिक हो रहा है, और एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डीलोकेशन पॉसिबल नहीं है, जिससे ये वाली जो है मोइटी एज ए डाइन पार्टिसिपेट कर सकती है, क्योंकि ये रिजिड है, फिक्स है, ये हिल रही है अपनी जगह से, ठीक है। हम इस तरह से बोल सकते हैं। और वैसे भी डील-एल्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी जितनी खराब डील-एल्डर उतनी तेज, ये भी कह सकते हो आप। अगले में आए अगर हम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, आप तोड़ के देख लीजिए, जो तोड़ने के बाद सिंगल बॉन्ड बन गया है, जैसे ये तो इसी रूप में रहेगा। क्यों, क्योंकि टूटने के, ये एरोमेटिक हो रहा है ना टूट के, इसका प्लस चार्ज अंदर रिंग में चला जाएगा। रीजन, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा एरोमेटिक है।
और अगर ये एरोमेटिक है तो इसमें तो डाइपोल्स बन गए एक तरीके से, मतलब प्लस चार्ज अंदर चला गया तो डबल बॉन्ड आपका क्या बन चुका है, सिंगल बन चुका है। और अगर डबल बॉन्ड सिंगल ही बन गया तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। जबकि दूसरा वाला नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि अगर आपने इसको तोड़ा तो यहां पर ये हिस्सा अंदर जाएगा तो ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम होगा, तो ये टूटेगा ही क्यों, ये बना रहेगा। और अगर ये बना ही रहेगा तो यहां पर डबल बॉन्ड बना है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी रिलेटिवली हाई रहेगी। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें डिटोनेशन, अगर हम लेबलिंग कर देते हैं तो यहां पर जो पहला सिस्टम है वो एंटी एरोमेटिक है। तो एंटी एरोमेटिक एक्चुअल में आपको कल हमने देखा था कि यहां पर ये पैरामेटिक स्पीसीज है, तो यहां पर डी लगाना और यहां पर डी लगाना तो अलग अलग बातें हो गई। हम नहीं कह सकते कि दोनों बातें सेम है, क्योंकि इसका यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में अनपेयर्ड है यहाँ पर, तो इस तरीके से इन दोनों को हम आइडेंटिकल नहीं कह पाएंगे। लेकिन बेंजीन के अंदर ये पूरा का पूरा डबल बॉन्ड जो है, तीनों डबल बॉन्ड घूम रहे हैं लगातार, तो आप चाहे डी कहीं भी लगाइए सारी बातें सेम ही है। इसको आप ऐसे भी लिख दो तो भी कोई नुकसान नहीं है। अब चाहे डी यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, इससे क्या फर्क पड़ता है, सारे डी तो सेम ही है। ठीक है। अब हम बात करें एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम क्या देखते हैं, हम इसमें ये देखते हैं कि आप सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा दीजिए रिंग में, और फिर देखिए कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितना ज्यादा घूम रहा है, उसको स्टेबिलिटी कितनी मिल रही है। अगर मिलेगी स्टेबिलिटी ज्यादा तो उसकी स्पीड हो जाएगी तेज। जैसे अगर मैं बात करूं पायरोल, फुरान, थायोफिन और पिरिडीन। पिरिडीन तो लास्ट में ही आना है, क्यों? क्योंकि पिरिडीन में तो नाइट्रोजन ने खींच के इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर दिया है, और इलेक्ट्रोफाइल खुद भी डेफिशिएंट होता है, तो वो तो उस पर अटैक करने आएगा नहीं। डेफिशिएंट पे अटैक कर ही कह सकता है। इन तीनों में अगर कंपेरिजन करें हम, तो देखो अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रोफाइल लगा दूं पायरोल में और मैं प्लस चार्ज को डिलोकलाइज करूं, सिमिलरली मैं फुरान में डिलोकलाइज करूं और एक बार मैं थायोफिन में करूं, तो स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं किसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी होने वाली है। तीनों को ही घुमाते हैं, तीनों में ही रेजोनेंस होगा। तो जब इसमें रेजोनेंस होगा तो यहाँ जो डबल बॉन्ड है ये इधर पहुँचेगा, प्लस चार्ज तो यहाँ आ गया। ठीक है। इसमें प्लस चार्ज रेजोनेंस की वजह से यहाँ पहुँच जाएगा इस जगह पे। और अब देखते हैं इसकी स्टेबिलिटी, इसमें भी प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा रेजोनेंस की वजह से। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर प्लस चार्ज जो है 2p में है और इसके लोन पेयर भी 2p में है, तो 2p इंडक्शन अच्छा होता है, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग हो जाएगी तो स्टेबिलिटी मिल जाएगी। जबकि इसमें भी 2p है, ये भी 2p है, लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपने लोन पेयर आसानी से नहीं दे पाएगा। सल्फर के लोन पेयर काफ़ी बड़े हो चुके हैं, वो 3p में जा चुके हैं, तो ये तो बहुत ही पूरा इंट्रैक्शन है, ये लास्ट में आने वाला है। तो अगर हम तीनों में कंपेरिजन करें, सबसे अच्छा कौन सा हुआ? पायरोल, फिर फ्यूरान और सबसे खराब हुआ थायोफिन। किसके अंदर? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। जबकि आपने देखा था कि एरोमेटिक में इसका ऑर्डर कुछ और था, उसमें थायोफिन पहले था, फिर पायरोल था, फिर फ्यूरान था। ठीक है। तो दोनों बातें अलग है। वहां पर हमें इलेक्ट्रोफाइल नहीं जोड़ना होता, वहां पर हम देखते हैं कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन देने के बाद पॉजिटिव चार्ज आराम से रख लेगा। यहाँ पर हम देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल लगाने के बाद डीलोकेशन किसमें अच्छा हो रहा है या बैक बॉन्डिंग किसमें अच्छी हो रही है। ठीक है, उससे हम पता करते हैं। तो ये क्रम रहेगा, पिरिडीन लास्ट में आएगा। ठीक है। क्यों आया? बेंजीन आएगी हालांकि पिरिडीन से पहले, उसके बाद पिरिडीन आएगी, क्योंकि पिरिडीन हो रखी है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्यों रखी है? देखो, क्योंकि पिरिडीन में सारे इलेक्ट्रॉन एक तरह से नाइट्रोजन की तरफ ही एक्यूमुलेटेड हैं। रीजन इज कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये चलते ही नहीं है प्रॉपरली, ये नेगेटिव पॉजिटिव में टूटा रहता है, ये नेगेटिव आगे जाने में इसको परेशानी होती है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रखी है तो इलेक्ट्रोफाइल खुद भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इस पर अटैक करना पसंद वो नहीं करता। दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए पिरिडीन पे ज्यादातर न्यूक्लियोफाइल हमला करने आते हैं, न कि इलेक्ट्रोफाइल। अगर हम बात करें डायपोल मूवमेंट की, तो आप इन्हें तोड़ के देख लीजिए प्लस माइनस में। अगर प्लस माइनस में टूट गया है डायपोल्स और टूटने के बाद स्टेबिलिटी मिल रही है तो डायपोल्स बन जाएंगे, और अगर नहीं मिल रही है तो नहीं बनेंगे। जैसे दोनों में देखें तो ये वाला एरोमेटिक हो रहा है तो ये टूटा रहेगा, और टूटा रहेगा तो डायपोल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे साफ। डायपोल्स जितने ज्यादा रहेंगे डायपोल मूवमेंट उतनी ज्यादा होगी। जबकि ये टूट के अनस्टेबल हो रहा है तो ये टूटेगा ही क्यों? ये तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि अनस्टेबल हो रहा है, ये एंटी एरोमेटिक हो रहा है, तो इसमें डायपोल मूवमेंट कम आएगी, इसकी डायपोल मूवमेंट ज्यादा आएगी। ठीक है। तो डायपोल मूवमेंट का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तोड़ के देख लीजिएगा। अगर तोड़ने के बाद प्लस को स्टेबिलिटी मिल रही है तो प्लस और माइनस सेपरेट रहेंगे, और अगर अनस्टेबिलिटी मिल रही है दोनों जुड़े रहेंगे, डायपोल मूवमेंट वहां नहीं आएगी। SN1 की रेट की अगर हम बात करें तो SN1 के अंदर अगर आपका Cl निकलता है यहां पर, तो Cl निकलने के बाद यहां जो कार्बन बनता है तो एरोमेटिक हो रहा है, ये तो बड़ा स्टेबल है। जबकि इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये बहुत ही खराब हो रहा है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक है, तो इसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है उसकी कंपैरिजन में। क्योंकि आप SN1 में क्या देखते हो? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड करता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है सबस्ट्रेट की स्टेबिलिटी या कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। सिमिलरली यहां पर भी अगर बात करें रेट ऑफ रिएक्शन विद HBr, तो OET इसके पास होते हैं लोन पेयर, या आप कह सकते हो ये लुईस बेस है, H प्लस लुईस एसिड है, इस पर अटैक कर जाएगा और OET जो एथेनॉल बनकर निकल जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा कार्बोकैटायन ये वाला, ये तो एरोमेटिक हो रहा है, तो बहुत ही स्टेबल है। और जबकि इसको अगर अटैक कराते हो आप OET का, तो ये एंटी एरोमेटिक हो रहा है, तो रिएक्शन होगी क्यों? है ना, OET के साथ तेज होगी, इसके साथ तो होगी नहीं, क्या या बहुत खराब होगी। ठीक। सिमिलरली अगर हम नीचे वाले की बात करें साइक्लोऑक्टाटेट्राईन की बेंजीन के साथ, तो ये हो रखा है आपका साइक्लोऑक्टाटेट्राईन जो है वो है
टब शेप का नॉन एरोमेटिक, जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बाहर से, ये हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, और 10 इलेक्ट्रॉन आते ही ये 4n+2 = 10 करोगे तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी, मतलब ये एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो पोटेशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन इसमें बेंजीन ऑलरेडी एरोमेटिक है, ये पोटेशियम रिएक्ट करके खराब क्यों बनेगी, ये 8 थोड़ी बन जाएगी, खराब क्यों बनेगी, तो ये इसके साथ रिएक्शन होगी, इसके साथ रिएक्शन नहीं होगी बेंजीन के साथ पोटेशियम की। ठीक है, नीचे वाले में अगर हम बात करें रेट ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन विद फिनॉल, तो आप इसे तोड़ के देख लीजिए, अगर हम तोड़ के स्टेबिलिटी मिल रही है तो फिनॉल के साथ कॉम्प्लेक्सेशन अच्छा बनेगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, लेकिन अगर टूट के स्टेबिलिटी मिल ही नहीं है तो कॉम्प्लेक्सेशन खराब होगा। तो इनमें तोड़ के देख लेते हैं हम, इसमें तो होनी नहीं है, क्यों, क्योंकि जैसे आप इसे तोड़ोगे ये एंटी एरोमेटिक हो जा रहा है, और फिनॉल के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की कोशिश करोगे आप इसकी, तो कैसे होगी, ये तो टूटेगा ही क्यों, जब ये टूटा ही नहीं तो माइनस नहीं आया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई ही नहीं, तो इसके संग सबसे कम रेट कांस्टेंट आपको दिखाई देगा फिनॉल के साथ अगर एडक्ट फॉर्मेशन या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ तो सबसे अच्छा इसमें होगा। क्यों, क्योंकि ये तो फिर भी घूम के नॉन प्लेनर हो सकती है, ये तो रिजिड है ना, तो रिजिड है तो ये प्लेनर ही रहेगी, और ये आराम से फिनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएगी और कॉम्प्लेक्सेशन कर पाएगी। ठीक है, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ही अच्छा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उतनी अच्छे डायपोल्स है ना, तो ये डायपोल मूवमेंट का भी ऑर्डर है और ये आपका रेट ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन का ऑर्डर भी है। ठीक है, और एरोमेटिसिटी का ऑर्डर भी आप कह सकते हैं। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को देखें और कोई पूछे कि आपने डाला इसमें 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन आप इसमें ऐड करोगे तो बताइए कौन सी रिंग इसमें रिड्यूस होगी, तो इसमें वो रिंग रिड्यूस होगी जहां रिड्यूस होने के बाद मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिले। अगर हम ऊपर इन तीनों बेंजीन्स में जो बाहर की तरफ है, जो आउटर बेंजीन्स हैं, उनमें से किसी को भी रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो उससे फायदा, उसमें बस एक रिंग की एरोमेट, ये एंटी एरोमेटिक रिंग्स है ना, यही खाली ठीक होगी एक, लेकिन अगर बेंजीन बीच वाली रिड्यूस हो गई तो इससे फायदा क्या होगा, 3 रिंग जो खराब थी वो अच्छी हो जाएंगी, 3 एंटी एरोमेटिक रिंग जो है वो नॉन एरोमेटिक हो जाएंगी। तो कौन सी वाली रिंग इसमें रिड्यूस होगी, बीच वाली बेंजीन। क्यों हुई, क्योंकि जैसे ही बीच वाली बेंजीन रिंग रिड्यूस होगी यहाँ पर 3 रिंग अच्छी होने वाली हैं, या 3 नुक्स खराब वाली रिंग खत्म हो जाएंगी। देखो बीच वाली क्या थी, ये वाली भी एंटी एरोमेटिक नहीं रही, ये वाली भी एंटी एरोमेटिक नहीं रही अब, और ये वाली एंटी एरोमेटिक भी नहीं रही। ठीक है, ये वाले भी 3 रिंग की एंटी एरोमेटिसिटी खत्म हो गई, और पूरी केमिस्ट्री में सबसे खराब अगर कोई चीज़ है वो है एंटी एरोमेटिसिटी। अगर आप इसको किसी तरह से निकाल दो तो मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलती है, जैसे कि यहाँ मिल रहा है। तो आप इनमें से किसी रिंग को रिड्यूस मत कर देना, बीच वाली रिंग ही रिड्यूस होगी अगर हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन होती है। इनमें अगर हम बात करें, देखो नॉर्मली जो साइक्लोब्यूटाडाइन होती है वो पैरामेटिक होती है, कल हमने देखा था फ्रॉस्ट सर्कल डायग्राम से, लेकिन अगर हम इसके आसपास कोई भारी ग्रुप लगा दें, बल्कि ग्रुप, तो होगा ये कि वो बल्कि ग्रुप आपस में टकराएंगे, क्लैश करेंगे तो इसका कुछ हिस्सा आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। तो ये जो रिंग पहले एंटी एरोमेटिक हुआ करती थी अब वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगी, और एक बार ये रिंग नॉन एरोमेटिक हो गई तो फिर तो इसके अंदर फ्रॉस्ट सर्कल डायग्राम बनेगा ही नहीं, फिर तो सिंपल ये इथीन की तरह हो जाएगी, और इथीन में तो दोनों इलेक्ट्रॉन पेड होते हैं ना, और पेड होते ही ये डायमैग्नेटिक हो जाएगी, क्योंकि अब ये नॉन प्लेनर हो चुकी है। ठीक है, यानी नॉन एरोमेटिक हो चुकी है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है खाली साइक्लोब्यूटाडाइन दे दे और आपको ऐसी इधर उधर काफी भीड़ करके स्टेरिक हिंडेंस करके दे दे, तो आप ध्यान रखिएगा स्टेरिक हिंडेंस से ये वाला बॉन्ड लंबा होगा, स्टेरिक हिंडेंस से ये वाला कुछ आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, जिससे ये आगे चल के डायमैग्नेटिक हो सकता है। सिमिलरली अगर हम बात करें कुछ क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स की, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, कल मैंने बताया भी था। तो ऊपर वाले में अगर हम देखें तो ये मॉलिक्यूल भी क्वासी एरोमेटिक है। क्यों, आप इसे चाहो तो तोड़ के देख लो, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, यहाँ पर लोन पेयर है ही, तो अगर मैं इसे चलाऊं तो देखिए यहाँ प्लस भी मिल रहा है आपको और यहाँ माइनस भी मिल रहा है। तो अगर दोनों चीजें मिल रही हैं कि सिस्टम में प्लस और माइनस, और ये वाला ऐसा एरोमेटिक हो ही रहा है, तो ये क्वासी एरोमेटिक कहलाएगा। अगले वाले को अगर मैं ब्रेक करूं, नेक्स्ट वाले को, तो वो भी आपको क्वासी एरोमेटिक दिखाई देगा। कैसे, देखिए अगर मैं इसे चलाऊं, अगर हम इसको पूरा को डिलोकलाइज करें तो आप देखोगे कि यहां पर ये सिस्टम, ये वाला बॉन्ड इधर, ये इधर और ये इधर आया, तो ये वाली रिंग तो एरोमेटिक हो जा रही है। चलने के बाद क्या हो रहा है, देखो चलने के बाद ये वाला बॉन्ड इधर आ जा रहा है, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ रहा है, और यहाँ पर ये OH हो जा रहा है, ठीक है, या O नेगेटिव हो जा रहा है, आप कह रहे हो अभी एस नहीं लगाना तो माइनस कर दो, और यहाँ पर प्लस आ जा रहा है। तो इतने से देखो आप, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ठीक है। तो और पॉजिटिव नेगेटिव का आपको चार्ज भी मिल रहा है, ठीक है। एरोमेटिक सिस्टम में अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दिखाई देते हैं, पक्की बात है वो क्वासी एरोमेटिक होने वाला है। इसी तरह से ये भी क्वासी एरोमेटिक। नीचे अगले वाले की बात करें तो वो भी क्वासी एरोमेटिक हो जाएगा। कैसे, इसमें भी हम चला के देख सकते हैं चार्ज को। जहां चला के देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि N के लोन पेयर पूरे डिलोकलाइज करेंगे। कहाँ तक, देखो ये चलेंगे, ये आया यहाँ, ये इधर और ये यहाँ। तो जैसे इसे हम चलाएं, तो चलाने के बाद आप देखोगे
यहाँ माइनस आ रहा है और ये रिंग एरोमेटिक हो जा रही है और ये रिंग भी एरोमेटिक हो जा रही है, पर इसमें जब देने के बाद प्लस आ चुका है इसमें, क्योंकि लोन पर चले गए, ये डबल बॉन्ड यहाँ ही है, तो दोनों ही रिंग एरोमेटिक हो रही है और प्लस माइनस चार्ज भी है, तो ये मॉलिक्यूल भी क्वासी एरोमेटिक होगा। नीचे वाले में अगर हम देखें इसकी रिएक्शन अगर आप SbF5 से कराओगे तो SbF5 फ्लोरीन को निकाल ले जाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ प्लस डॉट 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 SbF6 नेगेटिव, SbF6 नेगेटिव, तो यहाँ भी आपको दिखाई दे रहे होंगे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पोल्स हैं, तो ये भी क्वासी एरोमेटिक होगा क्योंकि इसमें डाइपोल्स है। अगले वाले में अगर हम देखें, अगर ट्रोपोन में यहाँ पर O पे H अटैक कर जाएगा, O के पास लोन पेयर है, ये है लुईस बेस, H प्लस है लुईस एसिड, तो इस पर अटैक हुआ, ये इसने खींचा, तो यहाँ पर आपको दोनों चार्ज दिखाई दे रहे हैं, देखो OH और यहाँ पर प्लस आ जाएगा और प्लस से डॉट 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 ClO4 माइनस, देखो प्लस माइनस दोनों जुड़े हुए, तो ये भी आपका क्वासी एरोमेटिक होगा। जहाँ भी आयनिक कंपाउंड दिखाई दे और वो एरोमेटिक हो तो वो क्वासी एरोमेटिक हो जाता है। अगले वाले में देखें Ag तो Br को ले जाएगा, Ag अगर एक बार Br को ले गया तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ पर NO3 माइनस थोड़ा दूर से कहीं जुड़ा रहेगा, तो देखो आपको ये भी क्वासी एरोमेटिक। तो ये कुछ एग्जांपल थे 6 जो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स के थे। हाँ, हम इससे ये भी बता सकते हैं कि बताइए क्या ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा। अगर आपको लगता है डबल बॉन्ड को बीच में से तोड़ दूं, मैं सिंगल कर दूं, तो सिंगल बॉन्ड जो है वो घूमता रहे, घूमेगा, तो फिर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाएगा। पर वो टूटेगा क्यों? टूटेगा वो तभी जब इसको दोनों साइड से एरोमेटिसिटी मिलेगी। तो देख लेते हैं तोड़ के, अगर मैं इसको तोड़ दूं यहाँ प्लस में और यहाँ माइनस में, तो देखो ये तो एरोमेटिक हो जा रहा है, दोनों ही हिस्से एरोमेटिक हो जा रहे हैं। अगर मैं इसको ABCD नाम दे रहा हूं, तो जब दोनों ही एरोमेटिक हो जा रहे हैं तो इसका प्लस इसमें घूमेगा, माइनस इसमें घूमेगा, इसकी अच्छी खासी डेवलपमेंट आएगी। और जब डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बन चुका है तो कैसे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाई नहीं सकता। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाने के लिए डबल बॉन्ड का होना जरूरी है, वो ब्रेक हो चुका है ड्यू टू एरोमेटिसिटी, तो ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाएगा। नीचे वाले बात करें, इसको हम तोड़ नहीं पाएंगे, क्यों? एक रिंग जो है वो 3 मेंबर्ड है और दूसरी रिंग अगर एक को तोड़ भी दूं, इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं प्लस में, तो दूसरी वाली जो है आपकी एंटी एरोमेटिक हो जाएगी। अगर मैं इसको प्लस इसको माइनस करूं तो ये एरोमेटिक हो रही है, वो एंटी एरोमेटिक हो रही है। मैं इसको माइनस करूं तो वो एरोमेटिक हो रही है, ये एंटी एरोमेटिक हो रही है, तो ये ब्रेक नहीं होगी। यानी जब ये ब्रेक ही नहीं होगा तो इसका मतलब ये डबल बॉन्ड बना रहेगा, इसकी डेवलपमेंट भी कम आएगी ऊपर वाले से और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी दिखा पाएगा, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है। तो आप यहाँ पर जो भी ग्रुप्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आप इसका EZ नोमेनक्लेचर कर सकते हो। ठीक है, हम बात करें कुछ मॉलिक्यूल्स की। 1H NMR जो है हम निकाल सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के। तो 1H NMR पे क्या फर्क पड़ता है? तो देखो बेंजीन जो होती है, इफेक्ट है उसका नाम है मैग्नेटिक एनआइसोट्रोपिक इफेक्ट। तो बेंजीन में जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लगातार चल रहे होते हैं, तो इस चलने की वजह से यहाँ पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है, तो इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाऊं तो बाहर के जो ये प्रोटॉन्स हैं, है ना, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है आउटर प्रोटॉन्स के लिए। मतलब बाहर के प्रोटॉन्स, मान लो मैंने यहाँ लगाई 5 गॉस और यहाँ पर इनकी खुद की जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुई है इसी डायरेक्शन में वो थी 1 गॉस, तो आपको कितनी लगानी पड़ेगी? अब सिर्फ 4 गॉस, क्योंकि एक तो इन्होंने खुद ही दे रहे हैं, ये फील्ड जो है खुद ही 1 गॉस जनरेट कर रही है। ठीक है, या आप कह सकते हो उसी रीजन में सेम डायरेक्शन में ये आपको प्रोटॉन्स मिल गए, है ना, मतलब यहाँ पर रीइंफोर्स कर रहे हैं। ये 5 गॉस है, इस फील्ड, ये जो फील्ड पैदा हुई है ये मान लो 1 गॉस की हुई, तो आपको सिर्फ 4 गॉस ही लगानी पड़ेगी, यानी आपको जो है यहाँ पर फील्ड कम देनी पड़ेगी, यानी आपकी फील्ड डाउन फील्ड जाएगी। ठीक है, तो जो बाहर के प्रोटॉन्स है कम फील्ड पे ही डी शील्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे डाउन फील्ड या डी शील्डिंग बोलते हैं हम इसे। तो बेंजीन के जो प्रोटॉन नॉर्मली जो डबल बॉन्ड है उसकी खाली डबल बॉन्ड अगर हम बात करें तो ये लगभग 4 के आसपास आते हैं, है ना, डेल्टा 4 ppm होती है। लेकिन बेंजीन में ज़्यादा डी शील्ड होने की वजह से उसकी जो डेल्टा शिफ्ट है वो 7 के आसपास पहुंच जाती है। ठीक है, तो बेंजीन का आप याद रखिएगा 7 होती है। इसी तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड्स में जैसे ये वाली है 18 एनुलिन, 18 एनुलिन में अगर मैं करंट चलाऊंगा पूरा तो कैसे होगा? मैं पूरा नहीं बना रहा क्योंकि मैंने वहां बना ही रखा है इस टाइप से, मान लो। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, यहाँ चल रहा है अंदर करंट, तो ये इस तरीके से होगी। तो 18 एनुलिन जो कैसा है, ये एरोमेटिक है, तो जो बाहर वाले प्रोटॉन है वो कैसे हो जाएंगे? सारे के सारे वो डी शील्डिंग जीन में चले जाएंगे। तो उनकी वैल्यू आप देख सकते हो कितनी जा रही है। जो बाहर वाले प्रोटॉन है उसकी 8.9 है, काफी ज्यादा है। और जो अंदर के प्रोटॉन है या अंदर जो प्रोटॉन्स होंगे वो कहाँ हो गए भाई? वो तो ये उल्टी वाली डाउन फील्ड में चले गए ना। यहाँ पर अपोज कर रही है मैग्नेटिक फील्ड, इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रही है। मतलब मान लो बाहर से आपने दी 5 गॉस, ये आपको कितने 1 गॉस से रिपेल कर रही है, तो आपको एक बढ़ा के देनी पड़ेगी तभी वो पहुंच पाएगी वहाँ। तो ये नीचे वाली अप फील्ड जाएंगे, तो अप फील्ड मतलब कम, तो डेल्टा वैल्यू यहाँ कम है। देखो -1.8 है, बाहर वालों की 8.9 है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उसमें जो आउटर प्रोटॉन्स होते हैं वो डी शील्डिंग होते हैं, और जितने भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उसके जो आउटर प्रोटॉन्स होते हैं वो शील्डेड होते हैं। ठीक है,
इस तरह से याद रखो, इसमें कोई परेशानी नहीं, आराम से आप समझ सकते हो इस बात को। इसलिए 18 एनुलिन है तो अंदर प्रोटॉन्स कितने हो रहे हैं, -1.8, बाहर के हो रहे हैं 8.9। तो 16 एनुलिन, 16 एनुलिन कैसी होगी, एंटी एरोमेटिक, ये उल्टी हो जाएगी। अंदर के प्रोटॉन जो है इसके अंदर हाईली डिशील्डेड हो जाएंगे, और बाहर के प्रोटॉन, इसकी वैल्यू देख सकते हो आप 17 आ रही है, और बाहर के प्रोटॉन जो है आपके शील्डेड हो जाएंगे, इसकी वैल्यू माइनस में चली गई है, -0.5। सिमिलरली ये है 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये भी कैसी है, ये भी आपकी एंटी एरोमेटिक है। तो जो अंदर का जो मिथाइल है उसकी वैल्यू 21 आ रही है, वो हाईली डिशील्डेड हो चुका है, और बाहर के प्रोटॉन जो है वो हाईली शील्डेड है, -3.2 है। ठीक है, बेंजीन की वैल्यू आप जानते हैं 7 है। साइक्लोपेंटाडाइन की अगर हम बात करें तो साइक्लोपेंटाडाइन में नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, तो यहां आप देख सकते हो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं और एटम आपके 5 हैं, यानी पर कार्बन एटम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं आपको, तो ये ज्यादा शील्डेड है, तो इसकी वैल्यू नीचे आएगी। शील्डेड का मतलब लो पे आएगी, डीशील्ड का मतलब डेल्टा वैल्यू ज्यादा पे आएगी, तो इसकी वैल्यू जो आपकी वैल्यू 7 से नीचे जाएगी, तो इसकी वैल्यू आप देख सकते हो 5 जाती है। लेकिन अगर हम बात करें साइक्लोहेप्टाट्राइन की, तो साइक्लोहेप्टाट्राइन में भी 6 ही इलेक्ट्रॉन है, पर इस बार 7 कार्बन एटम है ना, 7 कार्बन एटम है और 6 इलेक्ट्रॉन हुए, तो यहां पर आपकी वैल्यू जो है हमेशा 1 से कम आएगी। 6/7 करोगे तो हमेशा आपको 1 से कम मिलेगी। बेंजीन में 6/6 करोगे तो 1 मिलेगी, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कम मिलेंगे पर कार्बन एटम, 1 से कम, तो 1 से कम मिलेंगे, तो ये ज्यादा शील्डेड हो ही रहे, डीशील्डेड है, तो अगर ये डीशील्डेड है तो उसकी वैल्यू रिलेटिवली ज्यादा आएगी, डेल्टा वैल्यू, उसकी वैल्यू 9 के आसपास आती है। ठीक है, तो ये 9 है, ये 5 है, ये 7 है, आपको ये याद रखना है। ये लगभग 5.4 के आसपास होती है साइक्लोपेंटाडाइन। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बेंजीन के देखो, आपने बीच में ये जो CH2 आया है इस मॉलिक्यूल में, ये बिल्कुल बीच वाली रीजन में पड़ गया है, वो तो पड़ा ही, देखो कैसे पड़ा होगा, ऐसे है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रही है, तो यहां पर ये जो प्रोटॉन है बिल्कुल सेंटर में आ गया, मतलब ये डी शील्डिंग जोन में चला गया, देख रहे हो, अपोज करने वाली फील्ड पे, तो इसकी वैल्यू माइनस में है, कितनी है, -1 ppm। सेम इसकी वैल्यू देखो, बीच में जो प्रोटॉन है इसकी -1.4 ppm है। ठीक है, इसकी वैल्यू 2 ppm है बाहर वाले की, रिलेटिवली जो है ये डिशील्डेड है। यहाँ देखो बिल्कुल बीच में पड़ गया ये प्रोटॉन, सेंटर में एकदम। ठीक है, तो इसकी -0.4, जो सेंटर में पड़ा है, ठीक है, बिल्कुल बात है, उसकी वैल्यू जो है वो शील्डेड चली गई है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम बात करें साइक्लोहेप्टाट्राइन, सॉरी साइक्लोऑक्टाट्राइइनाइल कैटाइन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर यहाँ 2 प्रोटॉन्स हैं, तो वही मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रही है, तो यहाँ एक प्रोटॉन तो आपका चला गया है शील्डिंग जोन में, और ये वाला प्रोटॉन चला गया डी शील्डिंग जोन में, तो उसकी वैल्यू लेफ्ट वाले की -0.73 है और राइट वाले की 5.86 है, जो डी शील्डिंग जोन में है उसकी ज़्यादा है, शील्डिंग जोन में उसकी वैल्यू कम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है सब चीज़ों का। नेक्स्ट, अगर पिरिडीन की बात करें, तो पिरिडीन के अंदर आप देखो यहाँ नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन है, तो इसको ओपन कर लें हम, अगर हम इसे ओपन करें तो खुद देखिए आप, ये खींचेगा तो प्लस चार्ज या तो यहाँ आ रहा है, ये खींच रहा है तो प्लस यहाँ आ रहा है, तो प्लस चार्ज या तो ऑर्थो पे आ रहा है या फिर पैरा पे आ रहा है। क्योंकि ये ऑर्थो वाला पास लगा हुआ है तो ये ज़्यादा डिशील्डेड होगा, है ना, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा हाई पे होगी। सबसे ज़्यादा हाई कौन सा आएगा, ये वाला प्रोटॉन देखो, सबसे ज़्यादा हाई HA है, फिर उसके बाद HC है, और HB पे तो चार्ज ही नहीं आया प्लस, तो उसके बाद वो वाली वैल्यू रिलेटिवली सबसे कम आएगी। ठीक है, वो शील्डेड होगा सबसे ज़्यादा। ऐसे अगर बात करें फिनॉल की, तो फिनॉल के अंदर क्या होता है, फिनॉल में ऑक्सीजन का वैसे तो +R होता ही है, आप जानते ही हो, है ना, तो +R अगर ये बढ़ाएगा तो नेगेटिव चार्ज या तो यहाँ आ रहा है या फिर पैरा पे नेगेटिव आएगा रेजोनेंस की वजह से, मेटा पे नेगेटिव आता नहीं है ना, मेटा पे चार्ज ही नहीं आता, तो या तो यहाँ नेगेटिव आ रहा है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है। आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये जो ऊपर वाला है यहाँ, ये लोन पेयर के काफ़ी पास है, तो लोन पेयर का यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट भी होता है, मतलब ये वाला H एक तो लोन पेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स घेर रहे हैं ना इसको, तो ये ज़्यादा शील्डेड रहता है। ठीक है, तो ये उसके बाद नेगेटिव यहाँ आ रहा है तो ये भी शील्डेड होगा, पर सबसे ज़्यादा शील्डेड ऊपर वाला होगा, उसके बाद ये, और सबसे ज़्यादा शील्डेड ये वाला होगा। तो आप वैल्यू चेक कर सकते हो, सबसे ज़्यादा HB की वैल्यू है, उसके बाद HC की है, और सबसे कम HA की। HA क्यों सबसे कम है, क्योंकि इसके लोन पेयर ने इसको शील्ड कर दिया है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें एनिलीन की बात करोगे, वहाँ भी सेम केस लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर पायरुल की, तो पायरुल के अंदर N बिल्कुल एकदम पास में लगा दिया है तुमने, यहाँ पर 2 H है, HA और HB, N का H की वैल्यू तो वैसे ज़्यादा आनी है क्योंकि डायरेक्टली नाइट्रोजन से लगा हुआ है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहा होगा, तो ये ज़्यादा डिशील्ड होगा, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। HB और HA में बात करें तो ये नाइट्रोजन इससे खींचेगा, इस पर प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो ये ज़्यादा रिलेटिवली डिशील्ड होगा, तो HA की वैल्यू ज़्यादा आएगी HB से। ठीक है,
एच ए की वैल्यू ज़्यादा है एच बी से, एच बी की वैल्यू ज़्यादा आएगी एच सी से, ठीक है। मैंने इसको एच बी लिख दिया या एच सी लिख दिया, इसको एच ए कर दिया, ठीक है, वही की बात है। जो जितना पास होगा नाइट्रोजन से वो उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, उतना ज़्यादा डी शील्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन के लोन पेयर से कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, क्यों? ये इफेक्ट तब होता है जब कोई कार्बन हो, यहाँ भी कार्बन हो, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें और इसमें अंतर ये है कि जिस कार्बन से ऑक्सीजन है उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन है, तो इसके लोन पर इसको ऐसे घेरते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर ऐसा केस नहीं है, क्यों? क्योंकि जिस कार्बन से नाइट्रोजन है उसी कार्बन से एच है, तो इसके लोन पेयर जो है वो इसके सामने नहीं आ पाएंगे, तो वो इसको यहाँ पर सराउंड नहीं कर पाएंगे। यहाँ सिंपल इंडक्ट इफेक्ट से आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा इसमें और एनिलीन के अंदर। बाकी एक मॉलिक्यूल है एजुलिन। एजुलिन जो है इसकी अच्छी खासी डायपोल मूवमेंट होती है, डायपोलर स्पीसीज है ये, क्यों? क्योंकि एजुलिन में एक रिंग में तो पॉजिटिव घूम रहा होता है और एक रिंग में नेगेटिव घूम रहा होता है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, डबल बॉन्ड बीच में रहेगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ठीक है। इसका कभी कोई पूछे कि बताइए मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है, तो इसका मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर यही है, क्योंकि ये रिंग को अगर आप ध्यान से देखो तो साइक्लोपेंटाडाइन जैसी है एरोमेटिक, और इस रिंग को अगर आप ध्यान से देखो तो ये साइक्लोहेप्टाडाइन जैसी है एरोमेटिक। तो इसमें प्लस घूमता रहता है, इसमें माइनस घूमता रहता है, और ये काफ़ी स्टेबल सिस्टम कहलाता है। इसके अगर मैं फॉर्म नॉर्मली बनाएं तो नॉर्मल फॉर्म आपको ऐसे दिखाई देगी, ये तो तोड़ के बनाई गई फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्म का भी आपको ध्यान रखना है, वो भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक है, इस तरीके से इसको इस तरह से बना दीजिए। अगर कभी आपको बनाने को आती है तो आप इसको आराम से बना सकते हो, ठीक है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। आप जब इसको ब्रेक कर रहे हो तो ब्रेक करते हुए बड़ा ध्यान रखिए, इस दोनों रिंग को ही आपको एरोमेटिक इस तरह से तोड़ना है कि यहाँ नेगेटिव घूमे यहाँ पॉजिटिव। गलती से भी आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि यहाँ प्लस कर दो और यहाँ माइनस कर दो, ठीक है। अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, इस फॉर्म में नहीं रहता ये, ठीक है। 5 मेंबर रिंग एरोमेटिक होगी, इसमें नेगेटिव घूमेगा तो, और 7 मेंबर रिंग तभी एरोमेटिक होगी जब उसमें पॉजिटिव घूमेगा, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे आपके एरोमेट्री के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए रिजल्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।